नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। और पीछे का जो हमने सॉल्यूशन किया था इस पेपर का हाफ पार्ट जो था उसका आपने जो है सॉल्यूशन कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप जाकर कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें कवर किए थे आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो हो आपके सामने रहेगा कि श्वास लेने के दौरान वायु को अंदर खींचना और जो आपका निम्न में से क्या कहलाता है। ये तो हमने वैसे कर ही लिया था, श्वास लेना हो जाएगा या इंस्पायरेशन इसको बोलते हैं। ये तो हो गया अंदर खींचना। अगर बाहर छोड़ने की बात की जाए तब आपका जो है ऑप्शन पहला यहाँ पे जो दे रखा है श्वास बाहर छोड़ना या एक्सपायरेशन यहाँ पे दिया हो सकता है जो इंग्लिश वाला, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये भी हो सकता है। इसके बाद एक पदार्थ जो है हवा में उत्तल लेंस और पानी में जो है अवतल लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है। इसका अपवर्तनांक सूचकांक जो है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका ये वाला कह सकते हैं एक तरह की कंडीशन है ये हम कह सकते हैं लेंस की, जिसमें क्या है कि लेंस को अगर किसी भी लिक्विड में जो उसको डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तो उसकी जो है फोकल दूरी और उसकी जो है क्षमता हम कह सकते हैं उसकी पावर में जो है दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। लूसेंट में भी आपको ये चीज मिल जाएगी। तो देखिए एक पदार्थ जब आपका हवा में उत्तल लेंस और पानी में उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है तो इसका अपवर्तनांक सूचकांक क्या है। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर जो बताना है वो हो जाएगा हवा से अधिक और लेकिन पानी से कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उत्तल लेंस के बारे में बात करें तो उत्तल लेंस आपका कौन सा होता है, तो जिसको हम कनकेव लेंस उत्तल लेंस आपका कौन सा हो जाएगा, तो कन्वेक्स लेंस जो है हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा। और अवतल जो देखा वो हमारा कौन सा, तो कनकेव लेंस जो है वो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा। अब देखिए इनमें अगर हम बात करें इनकी पावर की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस जो है इसकी पावर हमेशा क्या होती है, तो पॉजिटिव जो इसकी पावर होती है। और कनकेव या अवतल की बात करें तो इसकी पावर हमेशा कौन सी, नेगेटिव या ऋणात्मक हम कह सकते हैं इनकी जो है पावर हो जाएगी। पावर की बात करें तो लेंस की पावर को मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डायप्टर का जो यूज किया जाता है। डायप्टर का जो हम यूज करते हैं पावर को मेजर करने के लिए डी से इसको जो है डिनोट किया जाता है। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। और अगर पावर एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए P = 1/f यानी फोकल लेंथ का जो है रेसिप्रोकल होती है इसकी पावर, तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको कर भी सकते हैं आराम से। इसके बाद नेक्स्ट सौर संप्रेषण के डैश के बाधा का जो है एक प्रकार हो जाएगा। तो 45 का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। एक इन्वायरमेंटल जो दिया गया है। अमाशय में जो है भोजन कितनी देर के लिए रहता है, तो अमाशय की बात की जा रही है यानी स्टमक की बात की जा रही है। तो स्टमक में जब हम खाना खाते हैं उसके बाद कितनी देर तक, तो यहाँ पे देखिए वैसे तो एग्जैक्ट हम देखें तो 3 से लेकर 4 भी दिया हो सकता है। 3 से लेकर 5 अप्रोक्सीमेट हम बात माने तो 3 से लेकर 5 घंटे जो है माना जाता है। और इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि जो खाना खाने के बाद हमारा अमाशय में जो है 4 से 5 घंटे तक हमारा भोजन रहता है। और जो वोमिटिंग जो आती है वो इसी टाइम पीरियड के दौरान आती है, यानी इस 4-5 घंटे के दौरान अगर जो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसी के दौरान जो है वो वोमिटिंग होकर वापस आ जाती है। अगर 4-5 घंटे के बाद अमाशय से डाइजेस्ट होकर वो नेक्स्ट चला जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में, तो उसके बाद वोमिटिंग के चांस जो है वो यहाँ पे नहीं होते। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हरियाणा का जो है सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा। तो उत्तरी तो आप सभी को पता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तरी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, पूर्वी कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी की बात की जा रही है तो कौन सा, पंचकुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब इस तरह से अगर हम इसको बनाएंगे तो इधर से तो बात करें तो आपका सिरसा जो है सबसे इधर हो जाएगा। इधर की बात करें तो यमुनानगर जो है पूर्वी हो जाएगा। यमुनानगर उत्तरी की बात की गई है तो पंचकुला उत्तरी हो जाएगा। दक्षिणी की बात की जाएगी तो नू हम कह सकते हैं आपका दक्षिणी हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट उच्च रक्तचाप जो है इसको आपका क्या बोला जाता है, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो है इसका बोला गया है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो हाइपर का मतलब क्या होता है, हाई होना। जैसे गुस्सा आना जो है आपका हाइपर के अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। तो हाइपर टेंशन जो है उसको क्या बोला जाता है, तो हम कह सकते हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को जो बोला जाता है हम कह सकते हैं बीपी जो होता है, बीपी बढ़ जाना, हाइपरटेंशन जो है वो हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात अगर हम इसमें करें, आपका जो है बीपी ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन अभी के एग्जाम में आया था, ब्लड प्रेशर। इसका जो है आपका सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। देखिए वैसे तो एक बार इसको सीधा लिखते हैं। देखिए अगर नॉर्मल आपसे पूछ ले तो 120 mm ऑफ Hg, 120/80 mm ऑफ Hg हम कह सकते हैं आपका जो है ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज जो है वो होती है 120/80। अब इसमें 120 क्या है, तो 120 आपका कौन सा, सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसको बोला जाता है 120 है। और डायस्टोलिक जो होता है, डायस्टोलिक उसको आपका कौन सा बोला जाता है, तो वो 80 mm ऑफ Hg जो है वो बोला जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपके सामने, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो उसकी रेंज कितनी होती है, तो उसकी आपकी 120 mm ऑफ Hg होती है। अगर आपसे ये पूछ ले कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी जो है उसकी रेंज कितनी होती है, तो वो 80 mm ऑफ Hg होती है। Hg यानी पारा हो जाएगा आपका। तो बस ये ध्यान रख लेना इन दोनों की, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक
सिस्टोलिक जो आपकी हो जाएगी जो प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर जिसको। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर को आपका मापा किस में जाता है, ब्लड प्रेशर को जो है किस में मापा जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है इसके लिए यूज किया जाता है। तो इसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर जो है, स्फिग्मोमैनोमीटर, तो ये यूज किया जाता है, मैनोमीटर ये यूज किया जाता है। तो ये आप ध्यान रख लेना, स्फिग्मोमैनोमीटर जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका बीपी को लेवल को जो है या ब्लड प्रेशर को जो है चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि किस सबसे छोटी संख्या को जो है 3600 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। यहाँ पे पूर्ण घन बोल रखा है, परफेक्ट क्यूब बोल रखा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इससे 9 से भाग करेंगे, 9 चौके 36 और 0 कितना 400 बना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है हमारा किसका 20 का, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक है, तो 400 ये हमारा कट गया। दूसरा ये 50 से कट करेंगे तो 50 से 0 का 0 गया, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 72 भी जो है वो आपका नहीं होगा। उसके बाद 300 से कट करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 12 बनेगा, जो भी नहीं होगा। तीसरा 450 से कट करेंगे तो आप कट करोगे तो देखिए 0 से 0 कटा, उसके बाद 360/45 बचा, जो कि कितने पर डिवाइड हो जाएगा, जो कि आपका 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 8 आपका किसका, 2 का हम कह सकते हैं परफेक्ट क्यूब है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जिस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि 450 है। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब मेन बात एक बात आप सभी को ये बतानी थी, जैसे कि जो इसका पहला पार्ट जो आया था उसमें बाय मिस्टेक जो है कौन सा भूमध्य रेखा के बारे में, जो विषुवत रेखा के बारे में क्वेश्चन आया था, और ये बोल दिया गया कि भारत में से कितने राज्यों में से गुजरती है। तो ऐसी थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं बाय चांस जल्दी मिस्टेक होती है। तो ये कुछ एक भाई तो समझते हैं, लेकिन कुछ एक कह सकते हैं जो ज्यादा विद्वान लोग होते हैं, ज्यादा चाणक्य जो पर्सन होते हैं, वो यहाँ पे कमेंट करते हैं आके कि हाँ ये भारत में से नहीं गुजरती, भारत में से तो कर्क रेखा गुजरती है। तो चलो ठीक है, जो भी गुजरती है, उन्होंने जो भी मतलब क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका एक का भी आंसर नहीं दिया। जैसे मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछता हूं मैं क्लास में, उसका आंसर कहीं भी नहीं है, सिर्फ वो मिस्टेक बताने के लिए वो कमेंट करते हैं कि हाँ तूने ये गलत बताया है, तूने यहाँ पे एक गलत बोला है और ये चीज बताई है। भारत में से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती भाई, भारत में से कर्क रेखा गुजरती है। तो चलो ये भी बता देते ना कहाँ से कितनी स्टेट में से गुजरती है, ताकि अगर कमेंट देखे तो कोई उससे ये पता चले कि हाँ कुछ चीजें सीखने के लिए तो मिले वहां से, लेकिन नहीं, अपने ज्ञान जो है वो प्रकट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, दूसरों को एक चीज अच्छे से समझाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, सबकी सोच है, जैसा है वैसा ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा जो है वैश्विक स्तर पर सामान्यतः पोषण संबंधी रोग जो है वो कौन सा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में आपके सामने दिया हुआ है विटामिन ए की कमी, तो विटामिन ए की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम कौन सा हो जाएगा, तो रेटिनोल हम कह सकते हैं साइंटिफिक नेम हो जाएगा इसका। और इसकी कमी से कौन सा, तो रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग, जिसको हम कौन सा नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, और जो जिनसे क्या है के बाद जो दिखने में जो प्रॉब्लम होती है वो हमारा रतौंधी होता है। ये एग्जाम में अभी पूछा गया था, जिसमें अंधकार से जुड़ा हुआ रोग इस तरह से कुछ था, तो वो आपका रतौंधी बोलते हैं उसको, रेटिनोल ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे दिया गया। दूसरा विटामिन बी, हमारा विटामिन बी जिसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको थाइमिन बोला जाता है, इसको थाइमिन या विटामिन B1 कह सकते हैं, थाइमिन। और इसकी कमी से कौन सा बेरी रोग जो है वो होता है। और इसके अलावा आयोडीन की कमी से तो आपको पता है कौन सा घेंगा रोग जो है वो होता है। और यहाँ पे लोहे की कमी से कौन सा एनीमिया रोग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। अब देखिए वैश्विक स्तर पर जो सामान्यतः पोषण संबंधी रोग है, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लोहे की कमी से एनीमिया जो रोग होता है ये होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर होगा। एनीमिया वैसे अगर पूछ ले तो आपका लोहे की कमी से एनीमिया होता है। अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन B11 और B12 के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एनीमिया जो है उसका रोग जो है वो होता है इसकी कमी से, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हड़प्पा स्थल जो है आपका कोट दीजिए किस नदी के बाएं किनारे और स्थित है। कोट दीजिए अगर पूछ ले पड़ता कहाँ पे है, तो ये आपका पाकिस्तान में हो जाएगा। कहाँ पे, पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे पड़ेगा, तो ये सिंधु नदी के किनारे पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान इसको रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि अपरिपक्व फलों में जो है आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, ये पूछा गया। यानी अनरिप्ड फ्रूट में यहाँ पे पूछा गया कौन सा एसिड होता है, तो कौन सा आपका सिट्रिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में यहाँ पे पूछा गया किस किस के बीच में लड़ी गई। तो तीसरी लड़ाई आप सभी को पता है 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत का
तीसरा युद्ध जो है वो लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये युद्ध हुआ था और इसमें मराठों की तरफ से किसने, तो सदाशिवराव भाऊ ने जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था। और युद्ध में हारे कौन, तो मराठे जो इसमें हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था। आपको ध्यान रखना 14 जनवरी 1761, क्योंकि इसी दिन जो है मराठे हार गए थे, इसीलिए 14 जनवरी को कौन सा मराठों का जो है शौर्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा, मराठों का शौर्य दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 जनवरी को। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बारे में आपको पता है कौन सा, करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 का, और ये आपका कह सकते हैं मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में था। बाकी कह सकते हैं और तो कौन सा था, बस ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है, तो आप इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद निम्न में से कौन सा जो है लाल रक्त कणिकाओं में आपका उपस्थित लाल रंग का लोहधारी वर्णक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। HB जो हम कह सकते हैं ना, जो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं HB ब्लड खून की मात्रा कितनी है, तो HB देखा जाता है उसमें, तो वही हीमोग्लोबिन हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है आपका लाल कलर का होता है। और RBC में जो आपका कह सकते हैं लाल रंग का लोहधारी वर्णक है। जो हमारा ब्लड जो है लाल रंग का किसकी वजह से, तो HB हीमोग्लोबिन की वजह से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद बाकी फिब्रिनोजन जो दे रखा है, ये हम कह सकते हैं एक तरह का प्रोटीन है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, लिवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है और जो ब्लड में हमारे प्रोड्यूस होता है, बस इतना ही ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हरियाणा में जो है इसारे फिरोजा क्या है, इसारे फिरोजा आपका किसका नाम है, तो देखिए इसार का जो है निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 ईस्वी में, और इसी का नाम जो है उस समय हिसारे फिरोजा रखा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें इसारे फिरोजा, जिसका आपका ओरिजिनल नेम अगर पूछे तो इसका नाम क्या था, तो किला था, यानी इसका मतलब क्या था, किला था। और इसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो किला जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। वैसे हिसार का जो नाम रखा गया था हिसारे फिरोजा, और इसका मतलब आपका क्या था, किला था। तो बस ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, विनोबा भावे का जो है समर्थन करने के लिए निम्न में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। भूदान आंदोलन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चलाया गया, तो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया, विनोबा भावे के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है, विनोबा भावे के द्वारा। शुरुआत अगर पूछ ले कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई। कहां से, तेलंगाना के आसपास से जो इसकी शुरुआत हुई, वही तेलंगाना जहां अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय, जिनका संबंध हो जाएगा तेलंगाना से, तो वहां से हम कह सकते हैं शुरुआत हुई भूदान आंदोलन की। और इसके साथ ही ये बात करें कि जो हम कह सकते हैं विनोबा भावे जो रहेंगे, इनकी जो है मृत्यु के बाद, क्योंकि इनकी जो है मृत्यु हो जाती है 1982 में, और उसके बाद अगले ही साल 1983 में जो विनोबा भावे को कौन सा, तो भारत रत्न जो है कह सकते हैं सबसे बड़ा अवार्ड, जो सबसे बड़ा पुरस्कार जो हम कह सकते हैं सम्मान जो है वो हो जाएगा भारत रत्न। 1983 में विनोबा भावे को दिया गया था। भूदान का मतलब आप सभी को पता चल गया, भूमि दान करना, यानी स्वतंत्रता के बाद जो है बस यही सोच के चलना था कि सभी जितने भी वर्ग के लोग जो है वो उनको साथ लेके चलना है, भूमि जो है वो दान की जाए। तो बस इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था। और इसमें समर्थन करने वाले हरियाणा के जो कवि कौन हो जाएंगे, तो भाई परमानंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की प्रत्येक वर्कबुक में जो है एक या एक से अधिक जो है शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं, तो वो आपकी वर्कशीट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा जो है स्वास्थ्य शिक्षा के दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का एक संयुक्त प्रकार है, तो कौन सा हो जाएगा, वो टेलीविजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात की जा रही है, निम्न में से किसके माध्यम से फैलता है, तो किसके माध्यम से, ये आपका बूंद संक्रमण से, यानी ड्रॉपलेट्स के द्वारा जो हम कह सकते हैं एक तरह से फैलता है। ये हम कह सकते हैं कौन सा, कम्युनिकेबल डिजीज हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा। आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हमने पहले भी इसको पढ़ा है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 60वां क्वेश्चन, एक संक्रामक रोग से पीड़ित रोगियों को समुदाय के अन्य सदस्यों से अलग एक साफ वातावरण में रखा जाना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा जो इस प्रक्रिया को सही व्याख्यात करता है, तो कौन सा, पृथक्करण जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिसका वो राइट आंसर है, नाम से ही हमें यहाँ पे पता लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया किसी बंद सतह में शुद्ध चुंबकीय प्रभाव जो है वो क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। इसके बाद हरियाणा के निम्न में से कौन सा जिला जो है चरखी दादरी के साथ अपनी सीमा साझा जो है वो नहीं करता। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लो किसके साथ, तो चरखी दादरी के बारे में बात की गई है। तो चरखी दादरी पहली बात तो निकला किससे, तो आपको पता भिवानी से निकला है, तो भिवानी से निकला है, तो भिवानी से तो इसकी बिल्कुल लगेगी। दूसरा, अब बाकी चीजें तो आप यहाँ पे ही देख लो, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
ये देखो हरियाणा के मैप में अगर हम यहाँ पे अच्छे से समझे इसमें, तो आप देखो ये रहा चरखी दादरी यहाँ पे आपके सामने, और इस चरखी दादरी की सीमा अगर पूछ ले किसके साथ लगती है, तो यहाँ पे आप देखोगे भिवानी के साथ लगती है, इधर आपकी रोहतक के साथ भी लगती है, इधर आपकी झज्जर के साथ भी लगती है, और रेवाड़ी के साथ तो नहीं लगती, और यहाँ पे हम देखें तो महेंद्रगढ़ के साथ भी लगती है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो ऑप्शन में हिसार का ऑप्शन दिया गया, हिसार के साथ भिवानी की जरूर लगती है, लेकिन चरखी दादरी को भिवानी के निचले हिस्से से काट के बनाया गया था, तो इसके अकॉर्डिंग हिसार जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका वो राइट आंसर है। बाकी हमने देखा भिवानी से तो काट के बनाया, इसके अलावा रोहतक से भी लगती है, झज्जर से भी लगती है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम बात करें चरखी दादरी जो है किस मंडल में आता है, तो मंडल आप सभी को पता है, आपका भिवानी भी हो जाएगा, आपका रोहतक भी हो जाएगा, आपका झज्जर भी हो जाएगा, चरखी दादरी भी हो जाएगा, सोनीपत भी हो जाएगा। ये 5 जो है आपके किस में हो जाएंगे, तो ये सारे के सारे आपके रोहतक मंडल में आ जाएंगे। और अगर ये पूछ ले किस रेंज में आ जाएंगे, तो भी आपके जो है कौन से रोहतक रेंज में भी ये आ जाएंगे, तो बस ये ध्यान रख लेना। बाकी हिसार हम कह सकते हैं आपका अलग मंडल है, जिसमें कौन सा जींद आ जाएगा, फतेहाबाद आ जाएगा, जींद फतेहाबाद, इसके अलावा सिरसा और सिरसा ओके, और उसके अलावा खुद हिसार जो है वो आ जाएगा। तो ये 4 हम कह सकते हैं आपके हिसार में आ जाएंगे, तो बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दिया गया कि हृदय गति रुकने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देखिए हृदय गति तब रुकती है जब हृदय रक्त को प्रभावी रूप से स्पंदित नहीं कर रहा होता, यानी अच्छे तरीके से पंप नहीं कर रहा होता ब्लड को, तब जो है हम कह सकते हैं हार्ट की गति जो है वो रुक जाती है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, ये भी सही है, फेफड़े का संकुचन एक इसका लक्षण है और इसे हृदयघात। ऑप्शन नंबर डी जो वो इसका कह सकते हैं राइट आंसर होगा, जो कि कथन आपका असत्य है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने 64, नेक्स्ट आपके सामने की बाह्यकरण जो है आपका, बाह्यकरण यानी कान के बारे में बात की जा रही है। प्रवेश होने के बाद ध्वनि तरंगे जो आपकी कहां पर निर्देशित होती है, तो कहां के, कान के पर्दे पर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अब कान की जब बात हो रही है, कान में अगर ये पूछ ले कि कान की हड्डी कितनी होती है, तो एक कान में आपकी 3 हड्डी होती है, जिस तरह से हमने ये बना लिया मुंह यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला कान यहाँ पे 3 है, ये वाला कान यहाँ पे भी आपकी 3 है, तो 3 और 3 6, यानी टोटल अगर पूछ ले आपकी कितनी, तो 6 हड्डी होती है हमारी कान में, जिनका नाम क्या होता है। देखिए क्योंकि नाम तो दोनों दो तो सेम हो जाएंगे ना, जैसे एक साइड में इधर वाली का जो नाम है, बाद में उनका भी तीनों का वही नाम होगा। तो एक साइड की बात करें तो पहली आपकी हड्डी कौन सी, मेलियस हम कह सकते हैं, मेलियस हो जाएगी आपकी एक। दूसरी कौन सी, तो आपकी कौन सी, इनकस हम कह सकते हैं, INCUS। और तीसरी कौन सी, स्टेपिस। तो स्टेपिस, अब स्टेपिस के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपकी शरीर की सबसे छोटी हड्डी अगर पूछ ले कौन सी, तो वो आपकी स्टेपिस हड्डी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। तो ये हमारी 3 हड्डियों के नाम हो जाएंगे, जो कि कान की हड्डी है। दूसरी साइड के भी यही तीनों के तीनों नाम हो जाएंगे, तो बस ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपके सामने की किस जिले को हरियाणा का हृदय बोला जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा किसको, तो बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को पता होगा, जींद जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। जींद की बात करें तो जींद आपका अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो बिल्कुल जब आपका हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो 7 आपके जिले बने थे, उनमें से एक आपका जींद था। और तब से लेके आज तक जो है जींद एकमात्र ऐसा जिला है जिसके आज तक कभी भी टुकड़े नहीं हुए हैं। और जींद में अगर पूछ ले आपका एक मंदिर है, कौन सा, परशुराम को समर्पित आपका एकमात्र मंदिर है, जो कि कहाँ पे है, जींद में। और जींद में भी कहाँ पे, तो खांडा गांव जींद में पड़ेगा, तो वो आपका कौन सा हम कह सकते हैं, परशुराम को समर्पित मंदिर, जो कि जींद में पड़ेगा। दूसरा, जींद में आपका कौन सा, तो एकलव्य स्टेडियम भी है, इसको कहाँ पे, इधर लिखते हैं, देखिए एकलव्य स्टेडियम अगर पूछ ले कहाँ पे है, तो एकलव्य स्टेडियम आपका कहाँ पे, तो जींद में पड़ेगा। लेकिन एकलव्य को समर्पित एकमात्र मंदिर अगर पूछ ले, एकमात्र मंदिर आपका कहाँ पे, तो वो खांडसा गुरुग्राम में हो जाएगा। तो दोनों के बारे में आप ध्यान रख लेना, खांडसा गुरुग्राम में हो जाएगा, और ये आपका कहाँ पे, खांडा आपका जींद में हो जाएगा। तो ध्यान रख लेना, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भारतीय वायुसेना के जो है एयर चीफ मार्शल का समकक्ष जो है आपका रैंक नौसेना में क्या है, तो यहाँ पे नौसेना में आपका ये पूछा है कि जो रैंक आपका जो भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल का है, वही सेम रैंक अगर नौसेना में होगा तो उनको जो है यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो उनको एडमिरल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। अब देखिए भारतीय वायुसेना के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, भारतीय वायुसेना और नौसेना के बारे में, क्योंकि ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, तो एयरफोर्स जो है आपका डे कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को जो हम कह सकते हैं एयरफोर्स डे जो है वो मनाया जाता है। और अगर ये पूछ ले इसके जो है आपके चीफ जो है वो कौन हो जाएंगे, चीफ जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे एयर चीफ मार्शल बोला जाता है। और वो अभी प्रेजेंट टाइम में यानी कि 30 सितंबर 2021 को जो है अभी नए बने हैं, कौन हो जाएंगे, तो आपके विवेक राम चौधरी। कौन है, विवेक राम चौधरी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो जाएगा, विवेक राम चौधरी हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे अब हम बात कर चुके एयरफोर्स की, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। दूसरा, नेवी के बारे में बात करें तो वो कौन से, तो एडमिरल जो है इनके कौन है, यानी कि चीफ जो इसके पूछे गए हैं
वो कौन हो जाएंगे? तो एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह हम बोलते हैं, तो आपको ये याद रखने, जिससे आपको रैंक भी इनकी पता लग जाएगी, क्योंकि जो हम बोलते हैं ना एयर चीफ मार्शल जो विवेक राम चौधरी है और इनके कौन एडमिरल करमवीर सिंह है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा ये आपके नौसेना के हो जाएंगे। और अगर आपसे ये पूछ ले नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो ये ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद हरियाणा का जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा उत्पादक गेहूं का उत्पादक जिला हम कह सकते हैं, गेहूं का कटोरा अगर पूछ ले तो कौन हो जाएगा? तो वो सिरसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गेहूं सिरसा में होती है, सबसे ज्यादा कपास भी अगर पूछ ले तो वो सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके अलावा और हम बात करें तो सिरसा की अगर स्थापना की बात करें तो वो कब हुई थी? 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 को जो है हम कह सकते हैं सिरसा की जो है वो स्थापना हुई थी। और यहाँ पे इसकी आरक्षित सीट तो आप सभी को पता है कौन सी, कालावाड़ी जो है इसकी आरक्षित सीट हो जाएगी। रानिया भी इसी के अंतर्गत आता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके अलावा अबूबसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो हम कह सकते हैं वो आपका कहाँ पे? तो सिरसा में पड़ेगा। और काला तितर की जिसको जन्मस्थली भी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की केंद्रीय प्रशासन में जो है मराठा पेशवा के पूना स्थित सचिवालय को जो है क्या बोला जाता है? तो पूना स्थित जो आपका सचिवालय था उसको क्या? तो यहाँ पे हुजूर दफ्तर जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है, और ये बोला जाता है। तो देखिए नए तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आया गया, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इनमें से कौन सा विटामिन जो है आपका मजबूत दांत और हड्डियों को बनाने में जो आपका योगदान देता है? तो कौन सा? विटामिन डी हो जाएगा राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर बनेगा आपका बी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, देखिए अलग अलग दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए पे तो ए है, सी पे सी है, और विटामिन बी डी को ऊपर नीचे करके दे रखा है। तो विटामिन डी जो है आपका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। साइंटिफिक नेम अगर इसका पूछ ले तो कौन सा? कैल्सीफेरोल हम कह सकते हैं। कैल्सीफेरोल जो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा विटामिन डी। और कैल्सीफेरोल क्योंकि हड्डियां और दांत जो हम कह सकते हैं कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी से याद रख सकते हो। विटामिन डी की बात करें तो वैसे तो बोला जाता है कि सूरज से हमें जो है आपका सूर्य की गर्मी से जो विटामिन डी मिलता है, लेकिन एग्जैक्ट में हम बात करें तो विटामिन डी अपनी बॉडी में ही होता है, लेकिन वो एक्टिवेट किससे होता है? जब सूरज की गर्मी उसके ऊपर पड़ती है हमारी स्किन पे, तो उसकी वजह से विटामिन डी जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा और हम बात करें विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से अगर बच्चों में कमी हो जाए, बच्चों में अगर कमी हो जाए तब कौन सा? तब आपका रिकेटस रोग होता है। रिकेटस जिसकी वजह से क्या? रिकेटस का मतलब क्या? आपकी हड्डियां जो है मुड़ जाना, हड्डियों का मुड़ जाना, वो आपका कौन सा? रिकेटस होता है, बच्चों में होता है। अगर यही विटामिन डी की कमी आपकी जो है बुजुर्ग में हो जाए या बूढ़े व्यक्ति में हो जाए तब कौन सा रोग होता है? तब आपका ओस्टियोमलेशिया होता है। ओस्टियोमलेशिया जो है ये रोग होता है। अब देखिए ओस्टियोमलेशिया हम कह सकते हैं आपका रोग हो जाएगा बुजुर्गों में, जिसमें हड्डियों में जो हड्डियां मुड़ जाना, इसके अलावा जोड़ों में प्रॉब्लम आ जाना, ये सारे के सारे ओस्टियोमलेशिया जो है वो हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर है। इसके अलावा अब हड्डियों की जब बात हो चुकी है तो हड्डियों की स्टडी को अगर पूछ ले तब आपकी जो है उसकी अध्ययन को क्या बोला जाता है? क्योंकि जो हमारे हड्डियों का जो प्रॉब्लम उसको ओस्टियोमलेशिया बोला जाता है, इसी से याद रख सकते हो। ओस्टियोलॉजी जो हम कह सकते हैं OSTEO, ओस्टियोलॉजी जो है वो हो जाएगा अध्ययन किसका? हड्डियों का। तो बस ये ध्यान रख लेना, स्पेशलिस्ट ओस्टियोलॉजिस्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की एक कंप्यूटर के तोड़े हुए भाग किसी प्रकार के कचरे में योगदान देते हैं, कौन सा? तो आपका कौन सा? ई कचरा हो जाएगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा हम जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद श्वसन एक प्रक्रिया है, यानी जो सांस लेते हैं रेस्पिरेशन जो हम कहते हैं, एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें गैसों का विनिमय होता है। तो कौन सी गैसों का यहाँ पे विनिमय होता है? तो कौन सा? तो आपको पता है ऑक्सीजन और CO2 का यहाँ पे जो है ट्रांसफर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। हमारे ब्लड से जो है कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और वहां पे ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके बाद यहां पे दिया गया यूरेनियम जो है उसके आपके 3 समस्थानिक है, कौन कौन से? एक तो आपका 238 से 92 है, दूसरा हो जाएगा तो तीसरा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है 234/92 जो है ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। कौन सा? 238, 36 और जो 34 दिया गया, ये 3 हम कह सकते हैं आपके समस्थानिक हो जाएंगे किसके? यूरेनियम के। इसके बाद निम्न में से कौन जो है हरियाणा के तूफान के नाम से जाना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? तो कपिल देव हम कह सकते हैं। कपिल देव, और उनके पिता का नाम क्या है? रामलाल निखंज। तो कंप्लीट नाम इनका क्या हो जाएगा? कपिल देव रामलाल निखंज जो है इनका नाम हो जाएगा। हरियाणा के तूफान के नाम से ये जाने जाते हैं क्योंकि इन्हीं की कप्तानी में जो है भारत ने जो है पहला हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का वो जीता था
1983 का जो आप सभी को पता है वर्ल्ड कप जो हुआ था क्रिकेट का, उसमें पहली बार जो है भारत ने ये जो है टाइटल जीता था। ठीक है, अब दूसरी बात हम बात करें कपिल देव के बारे में, इनकी बुक के बारे में। तो इन्होंने टोटल जो है 4 पुस्तक लिखी है, 3 तो जिनमें इनकी जो है कह सकते हैं बायोग्राफी हो जाएगी, और एक पुस्तक जो हम कह सकते हैं इन्होंने सिखिज्म पे जो है एक पुस्तक लिखी है। बायोग्राफी की बात करें तो सिर्फ बता देता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो एक आपकी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट 2004 में जो इन्होंने एक बुक लिखी थी। इसके अलावा द सिख, कौन सी, वी द सिख के नाम से हम कह सकते हैं, इनकी सिखिज्म के ऊपर एक पुस्तक हो जाएगी। नेक्स्ट इनकी पुस्तक हो जाएगी जो एक बाय गॉड से डिक्रे जो है एक पुस्तक हो जाएगी, और इसके अलावा जो है क्रिकेट माई स्टाइल 1985 में जो ही पुस्तक आई थी। तो इस तरह टोटल इनकी हम कह सकते हैं 4 पुस्तक, और इन चारों पुस्तक का स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अवर्स एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आयोडीन की कमी से जो है निम्न में से किस रूप में होती है? तो आयोडीन की कमी तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, छोड़ देते हैं। बाकी देखिए कमेंट करना, ये रोग किसकी वजह से होता है? बोनापन तो नेचुरली हो जाएगा। रात्रि अंधता जो देर का है, तो ये किसकी वजह से होता है? तो इनके बारे में कमेंट करके बताना है यहाँ पे। तो इसके बारे में तो हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो 74 तो आसान सा राइट आंसर करना है इसका। हरियाणा में जो है आपका हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन जो है वो किस नदी में होता है? तो किस नदी में? तो आपका यमुना नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। बाकी इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि कई बार ये चीजें पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट, स्वास्थ्य संप्रेषण का कौन सा रूप जो है समूह उपागम का प्रयोग करता है? सब्जेक्ट एलिमेंट्री है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की अनुच्छेद 352 के तहत जो है भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल यानी कि इंटरनल इमरजेंसी जो है उसकी घोषणा कब की गई? तो देखिए बात है 1975 की, और प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। और इसके अगर ये हमें पूछ ले कि जो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो फखरुद्दीन अहमद अली जो है, फखरुद्दीन अहमद अली जो है उस समय के राष्ट्रपति थे। इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली ने जो है साइन किए, और यहाँ पे जो है आपकी आंतरिक आपातकाल जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। वैसे अगर ये चीजें आपको पढ़नी है तो मैं तो आपको रेफर करूंगा, कोई भी यूट्यूब पे जो है ऐसी वीडियो देखो जहां से आपको इन चीजों के बारे में अच्छी नॉलेज मिले। जैसे बहुत सारे ऐसे चैनल मिलेंगे जो स्पेशल जो है आपको ये टॉपिक करवाए जाते हैं, जैसे खान सर वाले चैनल हो गए, वो आप देख सकते हो। उनके ऊपर सारी वीडियो जो है आपको अच्छे नॉलेजेबल चीज मिलेगी। दूसरी हम कह सकते ध्रुव राठी का जो है एक कह सकते हैं एक यूट्यूब चैनल है, अपने हरियाणा का ही लड़का है, लेकिन उसकी जब आप वीडियो देखोगे तो वहां से आपको इतनी सारी चीजें जो वो सीखने को मिलेगी। वहां पे ये सारी की सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में वीडियो जो है पूरी डिटेल में और विद ऑथेंटिक चीजों के साथ आपके साथ शेयर की जाती है। तो आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी वहां से क्या है, बेकार चीजें देखने की जगह आप ये चीजें देखोगे तो आपको वहां से इंटरेस्ट भी आएगा वो चीजें देखने में। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, और ये देखिए ये वही वाला क्वेश्चन सेम डिट्टो का डिट्टो जो हमने पहले भी किया है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? तो a की 3 माइनस बी की 3 ऊपर दे रखा है, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? a माइनस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ab। अब देखिए a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस ab, ये तो नीचे वाला सेम है तो इससे ये कट जाएगा। बचा कौन सा? a माइनस बी बचा। a हमारा कितना है? तो 0.96 है। b हमारा कितना है? 0.1 है। माइनस करो कितना आएगा? 0.86 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये वाला क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार किस स्थान से गिरफ्तार किया गया? तो सभी को राइट आंसर पता है, 10 अप्रैल 1919 की बात है। 10 अप्रैल 1919 की बात है, और गिरफ्तार किया गया महात्मा गांधी को पलवल से। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। दोबारा अगर पूछ ले दूसरी बार कब गिरफ्तार किया गया? 30 जुलाई 1919 को गिरफ्तार किया गया। कहां से? हिसार से। तो ये भी ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सत्य कौन सा है? तो पहला ही सत्य है, भारत अति पोषण और अल्प पोषण के दोहरे भार का सामना जो है वो करता है। तो इसके बाद नेक्स्ट, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो हरियाणा में किस वंश में चला गया था? हरियाणा में जो है कौन सा वंश आ गया था? हरियाणा किस वंश में चला गया था? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल गुर्जर प्रतिहार वंश है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। हर्षवर्धन की बात करें तो 590 ईस्वी में जो इसका जन्म हुआ था, 606 ईस्वी में जो है इसका जन्म हो गया, और 647 ईस्वी में जो इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ ही हर्षवर्धन का एक युद्ध हुआ था, जिसको कौन किसके बीच में? तो आपका हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में, पुलकेशिन द्वितीय सेकंड के बीच में युद्ध कह सकते हैं। ये किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, और इसमें जो है कह सकते हैं हर्षवर्धन हार गया था। अकेला ऐसा युद्ध जो है जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, और इसका जो है आपका जिक्र किस में है? तो ऐहोल अभिलेख में जो है इसका आपका जिक्र जो है वो दिया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, रोलट एक्ट के खिलाफ जो है पहला विरोध हरियाणा में जो है किस भाग में देखा गया?
गया तो किस भाग में, तो आपका अंबाला में देखा गया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है रोलट एक्ट, आपका जो कह सकते हैं काला कानून जिसको बोला जाता है। बात कब की है, तो बात हो जाएगी आपकी मार्च 1919 की। ये हम कह सकते हैं, आपकी एग्जैक्ट बात करें तो 18 मार्च 1919 को जो है पारित कर दिया गया, पास कर दिया गया रोलट एक्ट को, काला कानून। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को अगर उसके ऊपर संदेह हो तो उसको कह सकते हैं गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का जो है कानून बोला जाता रोलट एक्ट को। और इसी के विरोध में, यानी इसी के बाद क्या है, जो आपके दो क्रांतिकारियों को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सैफुद्दीन किचलू और दूसरा एक और पर्सन था, उन दोनों को। और उसी के विरोध में आपको बताया जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो शांति प्रिय तरीके से एक सभा चल रही थी, उन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में। तो उसके बारे में पूछा गया। यहाँ पे जो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, अंबाला में जो है आपका हरियाणा में पहली बार जो विरोध जो है वो देखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बाकी कोशिश करते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे स्टार्ट करें हर रोज, ताकि जो है आपके काफी सारे डाउट जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको ये बताना है इनमें से मिस स्पेल्ट वर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, आपको इन 4 ऑप्शन में बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है, ये आपका मिस स्पेल्ट वर्ड जो है वो हो जाएगा। अब एक आपको जाके देख सकते हैं, एक तो इंग्लिश की क्लास है, एक आपकी हिंदी की क्लास है। दोनों की दोनों क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। शायद इंग्लिश की तो शायद 1 घंटे की है, हिंदी की आपकी 1.5 घंटे की है। इंग्लिश में आपके सारे जितने भी जुलाई अगस्त के पेपर हुए सारे के सारे एक क्लास में करवाए गए हैं विद ऑप्शन के सॉल्यूशन भी, यानी जैसे ये 4 ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन जो वो सही है, कौन सा गलत है। इसी तरह हिंदी के करवाए गए हैं 4 ऑप्शन है, चारों में जैसे अभिमान, निर्पात, प्रबल, पालनहार, चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस किए गए हैं। जैसे अगर कह सकते हैं विशेषण के बारे में पूछा गया और ऑप्शन में विशेषण के टाइप भी डिस्कस किए। तो इस तरह से ये 2 क्लास जरूर देख लेना एग्जाम से पहले, काफी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ही इज डिजायरियस विजिटिंग इटली। तो 84 का जो है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डिजायरियस ऑफ द विजिटिंग इटली। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बताना है बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड जो इनका क्या हो जाएगा, टू थ्रो डस्ट इन वंस आई। किसी की आंख में धूल झोंकना का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता है, किसी को कह सकते हैं मूर्ख बनाने की बात हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका आपका कौन सा, तो टू डिसीव जो है ऑप्शन नंबर डी जिसका वो राइट आंसर हो जाएगा। डिसीव का मतलब क्या होता है, टू बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है उसके ऊपर विश्वास करना वो डिसीव होता है। तो ये इसका बेस्ट एक्सप्रेस वे वर्ड हो जाएगा। टू गेट कोल्ड फीट, तो आपका टू गेट कोल्ड फीट जो है इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, टू बी अफ्रेड, डर जाना, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा जो है उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो उपसर्ग का आपका जो उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो आप देखोगे अभिमान, निपात, प्रबल, तो पालनहार हम कह सकते हैं आपका उपसर्ग का उदाहरण ना होके प्रत्यय का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बद जो देर खई आपका उपसर्ग है, किस भाषा का जो है यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा, तो नाम से ही आप सभी को पता लग रहा है कौन सा, उर्दू का हो जाएगा, क्योंकि जैसे बदसूरत है, इस तरह के वर्ड जो होते हैं आपके उर्दू के वर्ड होते हैं, तो इससे आप इनको आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। द्वित्व व्यंजन जो है ये आपका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण हो जाएगा, द्वित्व, तो ये सम्मान जो है ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद शिवा बावनी जो है इसके आपके रचनाकार जो है कौन थे, यानी कि साहित्य का हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछा गया, तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा, भूषण जो है ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो है ये पेपर कंप्लीट होता है। तो इस क्लास में इतना ही, और इस पेपर के बाद अब जितने भी पेपर आएंगे तो कोशिश करते हैं एक क्लास में सारे के सारे यहाँ पे कवर कर लिए जाएं। तो क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें कि सभी जो है काफी सारा प्यार मिल रहा आप सभी का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेज आपको रेगुलर मिलती रहेगी और कोशिश करते हैं 2 क्लास भी कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।